स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश है और आज का टॉपिक हम लोगों का अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट पे आधारित है और यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एज पर द रिलेशन वैल्यू मेजरमेंट बेस द लाइबिलिटीज आर वैल्यूएट। तो यहाँ पर लाइबिलिटी जो वैल्यूएट किया जाता है तो द यहाँ पर क्या होगा, देखिए द एट द वैल्यू ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशन एट द प्रेजेंट वैल्यू द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल ऑफ द लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर एज पर रिलेशन वैल्यू मेजरमेंट बेस द लाइबिलिटीज आर वैल्यूएट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल द लाइबिलिटीज। इसका राइट आंसर है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेटल करना है लाइबिलिटीज को, लाइबिलिटीज क्या होता है, किसी को पे करना है, यू हैव टू पे, है ना। तो जो आप पे करेंगे तो इसका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है लाइबिलिटीज का, है ना, तो द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल द लाइबिलिटीज, माना अकाउंट जो अमाउंट जो चाहिए आपका लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए, वही रिक्वायर्ड अमाउंट यहाँ पर क्या होगा, लाइबिलिटीज का वैल्यू लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। एज पर द करेंट कॉस्ट मेजरमेंट द लाइबिलिटीज आर वैल्यूएट। करेंट कॉस्ट मेजरमेंट के अनुसार लाइबिलिटीज किस तरह से वैल्यूएट किया जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन करेंटली, और बी में दिया हुआ अनडिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन करेंटली, और सी में एट द अमाउंट रिसीव्ड टू सेटल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे जो होगा अनडिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू सेटल ऑफ द ऑब्लिगेशंस करेंटली, है ना, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। एज पर द प्रजेंट वैल्यू मेजरमेंट बेस्ड द लाइबिलिटीज आर वैल्यूएट। यहाँ पर देखिए जो अभी है और वो 10 साल बाद फ्यूचर है ना, फ्यूचर का वैल्यू जो अभी का वैल्यू है, मान लीजिए अभी का वैल्यू 1 लाख रुपया होता है और 10 साल बाद उसका वैल्यू 10 लाख रुपया हो जाता है। तो प्रजेंट में लाना, तो क्या करेंगे, उसमें से डिस्काउंट को लेस करके, मतलब हम प्रजेंट में लाते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर को प्रजेंट में लाते हैं। तो यहाँ पर क्या, सम ऑफ प्रजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो, और बी में दिया वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लोस एट द प्रेजेंट सेटल वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंटेड वैल्यू है ना, जो कि फ्यूचर को प्रेजेंट में लाते हैं, तो यहाँ पर होगा सम ऑफ प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज, ये राइट आंसर आपका। ठीक है, एज पर प्रेजेंट वैल्यू मेजरमेंट बेस द एसेट्स आर रिकॉर्डेड और वैल्यूएटेड। तो यहाँ पर देखिए जो प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड किया जाएगा एसेट्स का, तो मैंने बताया था फ्यूचर में से आपको प्रेजेंट पे आना है, तो डिस्काउंटेड सम ऑफ डिस्काउंटेड अमाउंट को घटाने के बाद, है ना। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ सम ऑफ प्रेजेंट डिस्काउंटेड नेट केस इनफ्लोज, यही आपका राइट आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में होगा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन मैंने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था, यहाँ भी यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस accrued income unexpired income etc is done to ensure compliance with। तो ये कहाँ पे किया जाता है, तो ये किया जाता है रिवेन्यू मैच कंसेप्ट में। रिवेन्यू मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हो ना, जो कि डेली यूज के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, एक्यूरेट इनकम है, अनएक्सपायर्ड इनकम है, ये सब सारा क्या होता है, ये यहाँ पे डे टू डे जो होता है उसी के लिए। तो यहाँ पर रिवेन्यू मैच कंसेप्ट में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रिवेन्यू मैच कंसेप्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एक्यूरेट इनकम एंड एक्सपायर्ड इनकम एक्सेट्रा इज डन टू एंश्योर कंप्लायंस विथ। यहाँ पे क्या होगा, तो रिवेन्यू मैच कंसेप्ट। तो मैंने आपको बताया कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, जो मैंने मान लीजिए एक बिल्डिंग का वैल्यू 10 लाख है, तो 10 साल बाद उसका वैल्यू 50 लाख हो जाएगा, लेकिन आपको 10 लाख को ही लेकर चलना है। रिलेशन वैल्यू में क्या होता है, जैसे अभी है कोई भी ये मार्कर का दाम है 10 रुपया, इसको बेच रहे हैं 20 रुपया में, तो 20 रुपया इसका रिलेशन कंसेप्ट में आएगा। ठीक है, रिवेन्यू मैच कंसेप्ट revenue match concept is an accounting practices whereby firms recognize revenue and their related expenses in the same accounting period, है ना। ये क्या होता है, अकाउंटिंग रिवेन्यू मैच कंसेप्ट। जिस पीरियड में रिवेन्यू हुआ वही पीरियड में आपका एक्सपेंसेस को भी लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इफ द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस टैक्स गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज ही विच द फॉलोइंग विल नॉट बी अफेक्टेड। तो किस में अफेक्ट नहीं करेगा, देखिए प्रोप्राइटर यदि पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स निकालता है वहाँ पे, तो उसका कैपिटल में अफेक्ट करेगा। ठीक है,
कैपिटल में इफेक्ट करेगा, एसेट्स में भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसका कैपिटल से डिडक्ट हो रहा है ना, तो उसका एसेट्स में मान लीजिए जो गुड्स ले रहा है तो एसेट्स से ही, गुड्स क्या है, एसेट्स है ना, तो एसेट्स का यदि कोई नाम रहा तो एसेट्स का नाम आप लिखते हैं, लेकिन नहीं तो गुड्स में आप लिखते हैं, तो गुड्स एसेट्स को भी आपका इफेक्ट करेगा और कैपिटल को भी इफेक्ट करेगा, लेकिन लायबिलिटीज़ को कभी इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर लायबिलिटीज़ में जो है बी में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का फॉर्म में क्या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे कि गणेश जो नेचुरल है, ठीक है, लेकिन गणेश का जो चाय का दुकान है ना वो नेचुरल नहीं है, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, समझ में आया। मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे गुरुजी कॉमर्स चाय वाला, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, तो ये जो गुरुजी कॉमर्स जो है वो जो मान लीजिए ये तो गुरुजी कॉमर्स मान लेते हैं, ठीक है, ये गुरुजी कॉमर्स है, ये गुरुजी कॉमर्स क्या है, तो गुरुजी कॉमर्स आपका है ये एक तरह का प्लेटफॉर्म, और ये एक तरह का क्या है, एक तरह का ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर जो लोग हैं, इसके अंदर जो है लोग हैं, मान लीजिए विवेक सर हैं, गणेश सर है ना, ये सब लोग हैं, ये तो आपका आ जाएगा आपका इसमें, किस में आ जाएगा, ये नेचुरल पर्सन में आ जाएगा, ये दोनों को भगवान बनाया है। ठीक है, लेकिन गुरुजी कॉमर्स को बनाने वाले कौन है, ये सर हैं, तो ये सर जो है सो गुरुजी कॉमर्स को बनाए हैं, तो ये आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ठीक है, लेकिन गुरुजी ये दोनों जो हैं विवेक सर है, गणेश सर है, ये कौन है, तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। समझ में आया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मान लीजिए ये दोनों हम लोग नहीं रहे हैं यहाँ पर गुरुजी कॉमर्स में, और यहाँ पे इसको चलाना है, तो किसी और व्यक्ति को यहाँ पे डिस्प्यूट कर देते हैं, तो वो क्या आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, है ना, वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमारा उत्तराधिकारी, ये दोनों लोगों का मतलब जो उत्तराधिकारी होगा उसे आप क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, एक्सपेंसेज और इनकम को लेते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आपको पूछा क्या है, पर्सनल अकाउंट इनमें से कौन नहीं है, तो ये तीनों जो था आपका पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, लेकिन नॉमिनल पर्सनल अकाउंट ये नहीं होता है, नॉमिनल अकाउंट अलग है। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग को तीन कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया ना, एक है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आपको बताया तीनों आता है, ये नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद है रियल अकाउंट, उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट क्या पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, नहीं, ये अलग पार्ट है, समझ में आया, ये अलग पार्ट है, इसलिए आप यहाँ नॉमिनल अकाउंट को आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, देखिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का क्या कहना है वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। इसका मतलब ये कहता है क्या है कि आप पहले से डरपोक रहना आपको। ठीक है, किसके बारे में, कि अकाउंटिंग, ये मतलब किस लिए, देखिए डरपोक मतलब ये नहीं बोला कि डरपोक रहना है, डरपोक मतलब ये है कि अकाउंट, मतलब आप जब बिजनेस चला रहे हैं तो लॉस को लेकर के आपको चलना है, पहले सचेत हो जाना है। ठीक है, लॉस को लेकर के, ठीक, मतलब लॉस को मान के चलना है, यदि लॉस को हम मान के चलेंगे, होने वाले लॉस को पहले से ही, तो क्या होगा कि लॉस जब आ जाएगा ना अचानक से, तो उसका हम सामना करने लायक रहेंगे, और यदि पहले से हम लॉस को नहीं मान करके चलेंगे तो हम लॉस का सामना नहीं कर पाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, है ना, जिसको बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, चला गया भीतरे, है ना, बैड डेट्स, समझ में आया। इसलिए ये कहता क्या है, लॉस को मान करके चलना। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या, द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेटेड इनकम बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस, समझ में आया ना, इनकम को नहीं। देखिए अचानक से यदि आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से आपको 1000 रुपया मिल गया, तो क्या आप इसके लिए पहले से आप प्रोड्यूस होकर चलेंगे, नहीं ना, 1000 मिल गया आपके लिए बहुत अच्छा है, खाइए पिए मस्त रहिए, लेकिन आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से आप बाइक के साथ जा रहे हैं, बाइक में है, और यदि उसका टायर पंचर हो जाता है, आपके पास एक भी रुपया नहीं है, तो क्या आप कैसे चलेंगे। इसलिए उस कंडीशन में आप क्या है कि पैसा पॉकेट में लेकर के ही चलेंगे। तो इसका कहना यही है कि इनकम को नहीं बट प्रोवाइड करेगा फॉर ऑल लॉसेस को। ठीक है, सेकंड में क्या, द अकाउंटेंट शुड यूज अ वैल्यूएशन मेथड विच लीड्स टू टेकिंग लेस वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। देखिए अकाउंटेंट जो होता है ना, वो वैल्यूएशन मेथड में क्या करता है कि वो एसेट्स का वैल्यू लेस करके रखता है। जैसे मान लीजिए एक मशीन लिए आप 10 लाख में, ठीक है, एक मशीन लेते हैं 10 लाख में, तो उस मशीन का वैल्यू 10 साल बाद क्या 10 लाख ही रहेगा, नहीं ना। एक मेरा फ़ोन है मान लीजिए 10,000 का, तो 10,000 का फ़ोन है, यदि उसको आप
लेते 6 महीना के बाद बेचेंगे ना तो आपको 5,000 मिल जाए तो बहुत है, नहीं तो 5,000 भी नहीं मिलेगा। तो क्या आप उसका लेस वैल्यू को लेकर के चलते हैं ना, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, गुडविल ट्रेडमार्क्स पैटर्न्स राइट और एग्जाम्पल ऑफ। देखिए गुडविल है, ट्रेडमार्क है और पैटर्न्स है, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसका, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं रियल अकाउंट का। ठीक है, देखिए रियल अकाउंट में क्या है, सारे एसेट्स को लेते हैं, तो ये क्या एसेट्स ही तो है, लेकिन कौन सा एसेट्स है, तो इनटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स दो टाइप का होता है ना, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। हिंदी में बोले तो मूर्त और अमूर्त। तो इनटेंजिबल एसेट्स में आपका गुडविल आता है, ट्रेडमार्क्स आता है, पैटर्न्स आता है, राइट्स आता है ना। और टेंजिबल एसेट्स में आता है लैंड बिल्डिंग, है ना। फिर एसेट्स के अंदर लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, और करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज़ आते हैं। ठीक है, तो ये जो है रियल अकाउंट में आएगा। अब देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या, पर्सनल मतलब बैंक हो गया, एलआईसी हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, उसका फर्म हो गया, ये सारा चीज़ आता है। नॉमिनल में क्या आता है, तो खर्चा, एक्सपेंसेज, इनकम, लॉसेस, ये सारा चीज़ आता है आपका नॉमिनल में। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका रियल अकाउंट में आता है। समझ में आया। देखिए 11 में हम जब पढ़ाए थे उसी ये 11 का ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्यों, तो क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का कहना है कि एक साल के अंदर, जैसे 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो 31 दिसंबर तक का जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस चीज़ को जानने के लिए, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसेट्स आर रिकॉर्डेड एज पर देयर बुक वैल्यू ऑफ इंजीनियर कंप्लेंट्स विथ, तो इसको बोलते हैं हिस्ट्रियल कॉस्ट, और इसका एक और नाम है कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, जो आप एसेट्स को वैल्यू कर रहे हैं, मतलब कि पहले जितना वैल्यू था वही वैल्यू को, मान लीजिए एक बिल्डिंग लेते हैं 10 लाख में, तो 10 साल बाद भले उसका वैल्यू 50 लाख हो जाए, लेकिन उसको आप उसी वैल्यू में ले रहे हैं, 10 लाख इस अपना पास रखे हैं, मतलब उसका वैल्यू, तो ये होता है हिस्ट्रिकल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, in order to determine whether a transaction or items is material or not, the accountants should consider, तो यहाँ पर क्या होगा, द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये दोनों होगा, नेचर ऑफ और अमाउंट दोनों यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक्लूजन ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेज, है ना, पर्सनल एक्सपेंसेज ऑफ यूजिंग अ कार, द बिजनेस एक्सपेंसेज वुड वायलेट द कंसेप्ट ऑफ। यहाँ पे देखिए यदि आप पर्सनल एक्सपेंसेज खर्चा कर रहे हैं अपने कार के लिए, तो ये किस में जाएगा, कंसिस्टेंसी में जाएगा, कंसिस्टेंसी में जाएगा क्या, नहीं ना जाएगा। आप कार के लिए खर्च कर रहे हैं तो क्या कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी मतलब होता है रेगुलर आपको रहना, कंटिन्यू रहना है, मतलब बिजनेस कंटिन्यू चलाना है। गोइंग कंसर्न मतलब होता है क्या, कि बिजनेस लंबे समय तक चलता है। और ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है कि डेबिट का क्रेडिट होता है। लेकिन सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ये आपका जो हो गया, ये कार के लिए यदि आप खर्चा करते हैं तो आपका सेपरेट बिजनेस एंटिटीज है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सेपरेट बिजनेस एंटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए सेपरेट बिजनेस एंटिटीज क्या कहता है कि जो ओनली बिजनेस रिलेटेड जो भी कोई भी तरह का खर्च होगा, कोई भी तरह का आप यहाँ पे कुछ खर्च कर रहे हैं, उसी को वहाँ पर बिजनेस में लिखेंगे। लेकिन जो सेपरेट अपना कार आप ले रहे हैं, या तो आप अपना मोबाइल ले रहे हैं, फ़ोन ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ बिजनेस में नहीं होगा। इन अकाउंटिंग फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बी इट सेल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटीज। थस इंक्लूजन ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेज ऑफ using car in the business expenses would violate the concept of separate business entity. I hope ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, assets should be valued at the price paid to acquire them is based on, तो ये आएगा आपका एसेट्स जो होता है उसका वैल्यू जो हम लोग लगाते हैं किस प्राइस पे, तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट कंसेप्ट पे होगा, यहाँ पे है ना, कॉस्ट कंसेप्ट पे होगा। कॉस्ट कंसेप्ट मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू cost concept, the various assets acquired by the concerned firm should be recorded on the basis of actual amount of the price paid to acquire them. इसका मतलब जब आप एक्वायर कर रहे थे उस समय जो कॉस्ट लगाए हैं वही कॉस्ट को लेकर के चलना है। जैसे 100 रुपया में खरीदे तो उसका 100 रुपया ही लगाएंगे, भले उसका वैल्यू 20 रुपये, मतलब कि 200 क्यों ना हो जाए, लेकिन आप 100 रुपया ही लेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं आप कॉस्ट कंसेप्ट। और नेक्स्ट 99 है यहाँ पे, है ना, जो किस यहाँ पे आपको बताना है, चलिए कि किस कॉन्सेप्ट में जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया
A businessman purchased goods 25 lakh and sold 80% of such goods during the accounting year. On 31st March 2011, the market value of the remaining goods 7 lakh 50,000. He valued his closing stock 5 lakh and not a 7 lakh 50,000 ड्यू टू। तो ये क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होगा कि कंजर्वेटिज्म होगा, कॉस्ट कंसेप्ट होगा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए ड्यू टू अकाउंट, यहाँ पे कन्वेंशन कॉन्सेप्ट, ये क्या है इसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको, देखेंगे ध्यान से। परचेज किए थे 25 लाख में, 80% द गुड्स हैव बीन सोल्ड, इसका 80% गुड क्या कर दिया गया, सोल्ड कर दिया गया। तो यहाँ 25, यहाँ पर जो दिया 25 लाख का 80% निकालिएगा तो 2 लाख हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी 20 लाख हो गया, है ना, एक जीरो कैंसिल हो चुका था ना, 20 लाख, तो 20 लाख हो गया इसका 80%, उसको क्या किया, बेच दिया। अब स्टॉक रिमेंस 5 लाख बचता है, सिंस मार्केट वैल्यू इसका है 7,50,000, विच इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ स्टॉक, है ना, इज वैल्यूएट 5 लाख। तो क्या हो गया, मतलब 5 लाख इसका वैल्यू था, लेकिन अब इसको 7,50,000 में बेच रहे हैं, तो ये तो हायर हो गया ना। दिस इज ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। At this concept says that accountants should not anticipate income and should provide for all possible losses। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तो ये इनकम हो गया ना, मतलब इसको तो लेके नहीं चलेगा, यदि लॉस को ही सिर्फ आपको लेके चलना है, लॉस को ही आपको लेके चलना है, जो पॉसिबल लॉस होता है उसी को मान के चलना, लेकिन यहाँ पर इनकम हो गया आपका, बढ़ गया, तो ये नहीं चलेगा। द रूल ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज ड्यू टू कंजर्वेटिज्म और प्रोड्यूस कॉन्सेप्ट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। रेवेन्यू फ्रॉम सेल प्रोडक्ट जनरली अकाउंटेड इन द पीरियड इन विच, तो यहाँ पर केस इज कलेक्टेड, सेल्स इज मेड, प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्स इज मेड, है ना। जो रेवेन्यू होता है सेल से, तो अकाउंटेड पीरियड इन विच, तो ये होता है सेल्स इज मेड। देखिए अकाउंटिंग टू अकॉर्डिंग टू एक्यूरल concept, if any transaction are not settled in cash, then it is proper to record the transaction or the event concerned into the books. So due to accrual concept, revenue from the sale of products is recorded in the period in which sales is made। समझ में आया, in which sales is made, यहाँ पे जो साल में सेल होता है वही साल में उसका रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।